आप सभी विद्यार्थियों का मेरा नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत करता हूं गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 के सब्जेक्ट बायोलॉजी के 5वीं यूनिट या 5वें लेसन का एक टॉपिक है, उसका नाम है ससीमाक्षी पुष्पक्रम। इससे पहले हमने पुष्पक्रम के बारे में डिस्कस किया था। ये पुष्पक्रम से संबंधित तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने पुष्पक्रम का सामान्य परिचय पढ़ा था कि वो होता कैसा, कितने प्रकार के होते, एक लेआउट देखा था हमने। सेकंड वीडियो के अंतर्गत या सेकंड पार्ट के अंतर्गत हमने डिस्कस किया था असीमाक्षी पुष्पक्रम क्या होता है, उसके विभिन्न प्रकार का उसको उदाहरण सहित डिस्कस किया था। असीमाक्षी पुष्पक्रम क्या होता है, पुष्पक्रम क्या होते हैं, इसके सामान्य कितने प्रकार का होता है, लेआउट कैसे बनाएंगे, इसको समझने के लिए पुष्पक्रम के भाग फर्स्ट और पुष्पक्रम के भाग सेकंड का एक बार आप जरूर अवलोकन करें और उसके अंतर्गत आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि पुष्पक्रम का द्वितीय जो प्रकार है, जो कि शाखा के आधार पर शाखा के आधार पर हुआ था, वो है ससीमाक्षी पुष्पक्रम। पहला प्रकार था असीमाक्षी और सेकंड है ससीमाक्षी। तो आज प्रारंभ करते हैं हम ससीमाक्षी पुष्पक्रम को। इस वीडियो के माध्यम से जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, यदि आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई किसी प्रकार का प्रश्न है या फिर आपको किसी टॉपिक से संबंधित कोई समस्या है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपने अपने प्रॉब्लम को लिख करके सेंड कर दें। मैं उसका उत्तर आपको सर्टिफिकेशन के रूप में, सर्टिफिकेशन तरीके से वापस व्हाट्सएप के माध्यम से रिप्लाई करूंगा। प्रारंभ करते हैं हमारा ससीमाक्षी पुष्पक्रम होते क्या है। जैसा कि असीमाक्षी में पढ़ा था, वैसे वैसे हम ससीमाक्षी को भी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि ससीमाक्षी पुष्पक्रम किसको कहते हैं। ऐसा पुष्पक्रम जिसमें पुष्पदंड की वृद्धि सीमित हो जाती है। कैसी होगी? सीमित प्रकार की। क्यों होती है? क्योंकि इस जैसे ये पुष्पदंड है और इसके शीर्ष भाग पर एक पुष्प विकसित हो जाता है, खिलता है, जिसके कारण पुष्पदंड की वृद्धि रुक जाती है। अब यदि कोई नया पुष्प विकसित होगा तो वो कहाँ से विकसित होगा? उसके आधारीय भाग से। पुष्पदंड की वृद्धि तो सीमित हो गई, नए विकसित होने वाले पुष्प कहाँ विकसित होंगे? पहले पुष्प के तल में। इसीलिए ये पुष्पक्रम तलाभिसारी क्रम में विकसित होते हैं, जबकि असीमाक्षी पुष्पक्रम में तलाभिसारी था और अग्राभिसारी दोनों प्रकार के थे। अब इसमें होता क्या है कि इसका केंद्रीय पुष्प जो पहले था वो बड़ा होता है और नए विकसित होने वाले छोटे होते हैं। जो पुष्प केंद्र में है, बड़ा है, वो पहले खिलता है और जो नया है वो बाद में। तो परिधीय वाले बाद में और केंद्र वाले पहले खिलते हैं। इसलिए खिलने के इस क्रम को हम अपकेंद्रण कहते हैं। परिभाषा से संबंधित हमारे पास में 3 प्रकार के महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं कि इस प्रकार के पुष्पक्रम में हमेशा पुष्पदंड की वृद्धि सीमित होगी, क्योंकि शीर्ष भाग पर पुष्प विकसित होने के बाद में नए पुष्प उसके तल में खिलते हैं। और दूसरा, विकसित होने वाले पुष्प हैं वो तलाभिसारी क्रम में विकसित होते हैं और पुष्प खिलते हैं वो कौन से क्रम में खिलते हैं? अपकेंद्रण क्रम के अंदर खिलते हैं। असीमाक्षी पुष्पक्रम कितने प्रकार के होते हैं? तो हमने वीडियो नंबर फर्स्ट के अंतर्गत डिस्कस किया था, या पुष्पक्रम के पार्ट फर्स्ट के अंदर डिस्कस किया था कि यह ससीमाक्षी पुष्पक्रम मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एकल और शाखित। शाखित फिर 3 प्रकार के होते हैं, एकल शाखी, द्विशाखी और बहुशाखी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एकल अथवा सॉलिटरी सिंगल फ्लावर। ऐसे ससीमाक्षी पुष्पक्रम जिसके
शीर्ष भाग पर एक पुष्प विकसित हो गया। इसका मतलब किस में बदल गया? यह ससीमाक्षी। इसके बाद में इस पुष्पदंड के आधार पर या तल में कहीं से भी कोई नया पुष्प विकसित नहीं होता है। तो कितना पुष्प हुआ? केवल और केवल एक पुष्प विकसित होता है, तो उसको नाम देते हैं एकल ससीमाक्षी। एकल ससीमाक्षी भी दो प्रकार के, एकल कक्षत और एकल शीर्षत। एकल कक्षत किसको कहते हैं? ये तना है अथवा शाखा है। इस शाखा पर ये पर्ण है। इस पर्ण से एक पुष्पदंड निकलता है जिसके शीर्ष भाग पर एक पुष्प विकसित होता है। कक्ष से विकसित पुष्पदंड के शीर्ष भाग पर एक पुष्प विकसित होता है। तो इस प्रकार के पुष्पक्रम नाम देते हैं एकल कक्षत ससीमाक्षी पुष्पक्रम। और किस में पाया जाता है? गुड़हल के अंतर्गत ऐसा देखने को मिलता है। इसी गुड़हल को हम सामान्य भाषा के रूप में चाइना रोज के नाम से उसको जानते हैं, तो जासूस फूल के नाम से जानते हैं। प्रत्येक एग्जाम्पल के साथ साथ में उपनाम है या उसके कोई विशिष्ट नाम है, वो भी बार बार रिपीट करते रहिए ताकि उसका रिवीजन होने से वो याद अच्छी तरह से हो जाए। तो गुड़हल के अंदर कौन सा पाया जाता है? एकल कक्षत। इसका सामान्य नाम क्या? चाइना रोज अथवा जासूस फूल। दूसरा होता है एकल कक्षत। एकल कक्षत का तात्पर्य क्या होगा? ये शाखा है, शाखा के शीर्ष भाग से एक पुष्पदंड विकसित होता है, उसकी शीर्ष पर एक पुष्प विकसित होता है। तो जब उस शाखा अथवा तने के शीर्ष भाग पर फ्लावर निकलता है तो उसको नाम देते हैं शीर्षत, और पर्ण के कक्ष या शाखाओं के कक्ष से निकलता है उसको नाम देता है कक्षत। क्योंकि सिंगल फ्लावर विकसित होता है इसलिए इसको नाम देते हैं एकल या सॉलिटरी। एपिकल या टर्मिनल रेसिमस इन्फ्लोरेसेंस, एकल शीर्षत ससीमाक्षी पुष्पक्रम। और ऐसा किस में देखने को मिलेगा? हमें डेफिनेट गुलाब के रूप में। गुलाब को क्या कहते हैं? रोज फ्लावर। और ये क्या है? चाइना रोज। दूसरे शाखित प्रकार के पुष्पक्रम है। कब होंगे इसमें? जब किसी पुष्पदंड के शीर्ष भाग पर पुष्प विकसित हो जाता है, उसके बाद में उसके तल से पुष्प विकसित होते हैं। कहाँ से विकसित होंगे? तल से। एक बार निकला तो एकल शाखी, यदि दोनों तरफ निकलते हैं तो द्विशाखी। तो हम किसकी बात करें? पहले एकल शाखी की बात करें। अब ये इस पुष्पदंड पर एक नया पुष्प विकसित हुआ है, दूसरा भी विकसित होगा, तो वो कहाँ होगा? इस पुष्पदंड के इस तरफ होगा, अथवा यहाँ से एक नया पुष्प विकसित हुआ, फिर इस पुष्प के अब इसके आधार से एक विकसित होता है, अब फिर नया कहाँ से विकसित होगा? इसके बाईं तरफ से होगा या दाईं तरफ से होगा। इसके आधार पर हम एकल शाखी को फिर दो भागों में विभक्त करते हैं। तो पहला क्या है? एकल शाखी पुष्पक्रम किसको कहेंगे? ऐसे पुष्पक्रम जिसके पुष्प अक्ष के शीर्ष भाग पर पुष्प विकसित होने के बाद उसकी वृद्धि रुक जाती है और नया पुष्प उसके तल में विकसित होता है। नया पुष्प तल में विकसित होता है। क्या नाम देंगे हम उसको? एकल शाखी। इसका मतलब कितनी बार शाखन होगा? केवल एक बार। शाखन के आधार पर हम उसको दो भागों में डिवाइड करें, वर्षिक और कुंडली। वर्षिक पाया जाता है कपास में या रेननकुलस में, जिसको हम जलकुंभी के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है कुंडलिनी प्रकार का, जो बिगोनिया के अंदर मकोय के अंदर देखने को मिलता है। पहले वर्षिक प्रकार के एकल शाखी, एक पुष्पदंड है ये, इसके शीर्ष भाग पर एक पुष्प विकसित हुआ, अब इसके आधार से एक नई शाखा विकसित होती, ये एक नई विकसित शाखा विकसित होगी, इसके शीर्ष भाग पर भी एक पुष्प विकसित हुआ, फिर एक नई शाखा विकसित कहाँ से होगी? क्योंकि ये तो एक बार शाखित होगी, अब जो शाखन होगा किस में होगा? इसमें होगा। अब इसमें कहाँ होगा? तो इस पहले पुष्पदंड पर राइट हैंड साइड की ओर एक शाखा विकसित हुई है, तो अब इस शाखा के लेफ्ट हैंड साइड पर एक फिर शाखा विकसित हुई, और फिर इसमें जो नया शाखन होगा इसमें नहीं होगा, इसमें नया शाखन होगा, तो वो कहाँ होगा? राइट हैंड में, फिर कहाँ होगा? लेफ्ट हैंड में। वे एकल शाखी पुष्पक्रम जिसमें नए शाखन एक बार लेफ्ट हैंड की ओर हो, दूसरी तरफ राइट हैंड की ओर हो, दाई हो और बाई हो। जैसे इसमें 1 नंबर का ये पुष्प था, फिर ये राइट हैंड में 2 नंबर का बना, फिर वापस लेफ्ट हैंड में 3 नंबर का बना,
फिर लेफ्ट हैंड में 4 नंबर का पुष्प बना, फिर राइट हैंड में 5 नंबर का। इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती जाएगी। तो हम इस प्रकार के पुष्पक्रम को नाम देंगे वार्षिक एकल शाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम। किसमें पाया जाता है? कपास और रेननकुलस में। दूसरा होता है कुंडलिनी प्रकार का, हेलिकॉइड कहते हैं जिसको। इसमें क्या होगा, एक पुष्पक्रम विकसित हुआ, अब नई शाखा निकलनी है। सपोज करें वो राइट हैंड की ओर निकल गई। अब जो दूसरी नई शाखा निकलेगी वो कहाँ से निकलेगी? या तो राइट से, मान लेते हैं वो फिर राइट से निकलती है, फिर किस तरफ निकली? राइट से। अगेन वो राइट तरफ से निकली, फिर वो राइट की ओर निकली, फिर राइट की ओर निकली। तो पहला पुष्प, दूसरा पुष्प, तीसरा पुष्प, चौथा पुष्प और 5वां पुष्प, सभी पुष्प एक ही तरफ विकसित होता है। बार बार जो शाखन होता है एक तरफ होता है, चाहे राइट हैंड की ओर हो या लेफ्ट हैंड की ओर हो, जिसके फलस्वरूप पूरा का पूरा पुष्प है वो कुंडलित हो जाता है। इसलिए इसको क्या नाम देता है? हेलिकॉइड प्रकार का या कुंडलित प्रकार का। किसमें पाया जाता है? बिगोनिया के अंतर्गत और मकोय के अंतर्गत पाए जाने वाला पुष्पक्रम कुंडलिनी प्रकार का है। ससीमाक्षी पुष्पक्रम का अगला प्रकार जो शाखित ससीमाक्षी पुष्पक्रम से संबंधित है उसे हम नाम देते हैं द्विशाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम। इस प्रकार के पुष्पक्रम में होता क्या है? तो सबसे पहले एक मुख्य शाखा होगी, ये इसकी मुख्य शाखा। इस मुख्य शाखा के शीर्ष पर पहले नंबर का पुष्प विकसित होता है। इसका मतलब अब इस मुख्य शाखा का शीर्ष भाग पुष्प में बदल गया, अब इसकी ग्रोथ आगे नहीं हो सकती, तो अब शाखन होगा वो आधार्य भाग से होगा। यदि वो द्विशाखी प्रकार का है तो इसमें अब दो विपरीत दिशाओं में शाखाएं निकलती है, एक इस दिशा में निकलती है और एक इस दिशा में निकलती है। विपरीत दिशा में दो शाखाएं निकली। अब ये इनका शीर्ष भाग भी पुष्प में बदल जाता है। गोला किसको बता रहा है? पुष्प को बता रहा है। तो ये पुष्प कितने नंबर का हो गया? 2 नंबर का पुष्प हो गया, सेकेंड नंबर के पुष्प। अब आगे क्या होना है? अब आगे कहाँ शाखन होगा? इस दंड पे होगा या इस पुष्प दंड पे होगा? कौन से पे होगा? तो इस पे तो हो नहीं सकता क्योंकि एक बार हो गया। अब कहाँ होगा? इस पे। ठीक इस प्रकार से यहाँ पर भी दो विपरीत शाखाएं निकलेगी, एक शाखा ये, एक शाखा ये। इसके ऊपर भी अब जो पुष्प निकले वो कौन से स्तर के निकले हुए हैं? तीसरे स्तर के पुष्प निकले। ठीक इस प्रकार से भी यहाँ भी तीसरे स्तर के पुष्प विकसित हो जाते हैं। बन गया ये। अब आगे और शाखन होगा तो कहाँ से होगा? अब यहाँ से होगा, फिर यहाँ से पुष्प विकसित हुए, वो कौन से स्तर के हुए? चौथे स्तर के। ठीक इस प्रकार से इसमें भी होगा चौथे स्तर का। यहाँ भी होगा पुष्प नंबर 4, इसमें भी होगा। सारांश में हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक शाखन 2 बार होता है, 2 विपरीत शाखा निकलती है और उसके ऊपर पुष्प विकसित हो जाने के बाद में फिर वो शाखित होती है। परिभाषा ये होती है कि मुख्य शाखा के शीर्ष पर पुष्प विकसित हो जाने के बाद उसके निचले तल से 2 विपरीत शाखाएं निकलती है। इस प्रकार के शाखाओं से निर्मित पुष्पक्रम को द्विशाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम कहते हैं। किसमें पाया जाता है? जैसे उदाहरण के तौर पर हार श्रृंगार या फिर चमेली, ये इसके उदाहरण हुए। हार श्रृंगार या चमेली, ये इसका डायग्राम हुआ। जरूरी नहीं है कि 4 नंबर तक ले जाए, हम 3 नंबर तक ले जा करके उसको स्टॉप कर सकते हैं। यानी ये डायग्राम नहीं बनाए तो भी वो द्विशाखन को या द्विशाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम को निरूपित करता है। जो इस
ससीमाक्षी पुष्पक्रम अंतिम भाग है, उसको नाम देते हैं बहुशाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम। बहु का मतलब क्या हुआ? एक से या दो से अधिक बार। इसका मतलब इसके सिमिलर ही होगा। तो इस प्रकार में भी एक मुख्य शाखा होगी, इस शाखा के शीर्ष भाग पर एक पुष्प विकसित हो गया। अब इसके आधार से शाखाएं विकसित होती है, लेकिन होनी कैसी? बहु, दो से अधिक होगी। तो जैसे हम इसकी बात करें, एक यहाँ पे हुई, दूसरी यहाँ पे हुई, तो कितनी हो गई? इसमें 4 शाखाएं विकसित होगी। इसके शीर्ष भाग पर भी क्या होगा? फिर पुष्प विकसित हो जाता है। तो हमारा पहला नंबर का पुष्प था ये, द्वितीय पुष्प नंबर ये दूसरे स्तर के बने हुए पुष्प। पहला नंबर दूसरा नंबर नहीं, बल्कि दूसरे स्तर के पुष्प। अब फिर इनमें शाखन होता है, तो प्रत्येक में इसमें शाखन होगा। तो इसमें कितना हुआ? एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ। तो कौन से नंबर के हुए? 3 हुए। इसमें भी इस प्रकार की शाखन की प्रक्रिया होगी। जरूरी नहीं है 2, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है ना, 5 भी हो सकती है, अलग अलग प्रकार की हो सकती है। जैसे इसमें 5 प्रकार की होगी। तो ये सभी चौथे नंबर के पुष्प विकसित हुए, तीसरे स्तर के पुष्प विकसित हुए। तो हम इस प्रकार के पुष्पक्रम को नाम देते हैं बहुशाखी। परिभाषा के रूप में हम ये लिख सकते हैं कि मुख्य शाखा के पुष्प में बदल जाने के पश्चात उसके तल से, आधार से 2 या 2 से 2 तो निकलता है तो द्विशाखी। लेकिन 2 से अधिक शाखाएं निकलती है, चाहे 3 निकलो, 4 निकलो, 5 निकलो, तो हम इस प्रकार के बने हुए पुष्पक्रम को बहुशाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम कहते हैं। ऐसा किन में पाया जाता है? डहेलिया में। अब डहेलिया का नाम आपने पहली बार सुना होगा, पौधा नहीं देखा हुआ। तो सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं बहुशाखी का। और सिंपल सा एग्जाम्पल कौन सा होता है? अपने आसपास आक खूब पाए जाते हैं, आक के पौधे। उसमें जो शाखन की प्रवृत्ति होती है वो कौन सी होती है? बहुशाखी। आग के पुष्प लगे होते हैं, समूह होते, पूरे समूह को तोड़िए आप। तोड़ने बाद देखिए कि ये मुख्य शाखा जा रही है, इसके बाद में इससे कितनी जा रही है? इधर 2 जा रही है, इधर 3 जा रही है, इसके आगे आधार ऊपरी भाग पर एक पुष्प विकसित हुआ, फिर उसके कितनी शाखाएं विकसित हुई, प्रत्येक एक शाखाएं पुष्प में बदलती जाएगी, स्पष्ट बड़ा आकार का पुष्प होता है। तो हम आक के पुष्पक्रम की सहायता से बहुशाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम को आसानी से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक ससीमाक्षी पुष्पक्रम समाप्त होता है। तो आज हमने इस टॉपिक के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से ससीमाक्षी पुष्पक्रम को समझा है। आप इनकी नोट्स बनाते जाइए। नोट्स बनाने का तरीका मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था, आज एक बार पुनः बता रहा हूँ। जैसे द्विशाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम, ये इसकी परिभाषा हुई, उदाहरण हुआ, ये इसका डायग्राम। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन से फिर इसको स्पष्ट कीजिए, डायग्राम बनाइए और स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे जैसे कि मैंने इसके लिए तीसरे नंबर के पुष्पक्रम के लिए गोले बना दिए, यहाँ गोले नहीं बनाए। तो आपको अपने नोट्स में इनको कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा अपूर्ण करके हम इसको छोड़ दें। हमें क्या करना है? सबके गोले बनाने हैं। तीसरे नंबर के हैं तो तीसरे नंबर के लिखने हैं, तब हमारा उत्तर पूर्ण माना जाता है, कंप्लीट माना जाता है। एक बार अपूर्ण डायग्राम रखने की आदत यदि पड़ जाती है तो वो लाइफ टाइम ऐसी बनी रहती है। एग्जाम्स के अंदर भी हम रिपीट करते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं उसका, तो उसको हम इसी डायग्राम को देखते हैं। और उसमें भी क्या देखते हैं कि यहाँ पे लाइनें बनी हुई है, यहाँ पे पुष्प इस तरफ नहीं है, तो हम डायग्राम एग्ज़ाम के अंदर भी ऐसे ही बनाते हैं, जिसके कारण हमारे मार्क्स जितने आने चाहिए होते उतने नहीं आ पाते। इसका नुकसान हमें सीधा सा हमें उठाना पड़ता है। तो आज के इसी ससीमाक्षी टॉपिक के साथ में अपनी क्लास समाप्त करते हैं। अगली क्लास के अंतर्गत पुष्पक्रम का अंतिम भाग, जो चौथा भाग होगा, उसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे कि विशेष प्रकार के पुष्पक्रम कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन से पात्र में पाए जाते हैं, इत्यादि के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।